everyone, welcome back to the Apps Academy. क्या हाल चाल? Hope you are preparing for your upcoming exams. So guys, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में। अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है जेई मेन को, तो क्या कुछ बातें हैं जो हम 1 महीने अगर ध्यान में रखें और उन्हें फॉलो करें तो हम जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छी परसेंटाइल और एक अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है सिलेबस कंप्लीशन। अब चूंकि सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है तो हमारा लगभग 80 to 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर भी नहीं भागना है। हमने जितना किया हुआ है हम उसी प्रिपरेशन पे जेई मेन देने जाएंगे। बट जेई मेन के अंदर अगर हमारा सिलेबस 80 to 90% कंप्लीट है तो हम एक अच्छे स्कोर को उम्मीद कर सकते हैं। बिकॉज जेई मेन जो है सिलेबस के हर एक सेक्शन से लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें। अब आप सेकेंड पॉइंट की बात करूं मैं तो टेस्ट एंड एनालिसिस। भाई अब सिलेबस तो मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा 90 का 95% सिलेबस कंप्लीट है। अब सेकेंड पार्ट जो आती है वो आती है प्रैक्टिस की। मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? अब भाई 1 महीना बचा हुआ है एंड देयर इज लॉट्स ऑफ मटेरियल, लॉट्स ऑफ सिलेबस, नाउ फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस महीने में जो लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है इसमें प्रैक्टिस का जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो है कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें आप। अब मॉक टेस्ट भी आपको किसी कोचिंग मटेरियल का नहीं खरीद के देना है, आपको सिर्फ जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं ना उन्हें जो टेस्ट के फॉर्म में आपको देना है 3 घंटे के अंदर। आप जेई मेन के पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज सॉल्व करना बंद कर दें। एज पर माई एक्सपीरियंस, solving PYQs chapter wise in the very last month is not much effective rather than doing it in the form of test। ठीक है, तो PYQs आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए PYQs जेई मेन के, आप उन्हें डाउनलोड करिए, उन्हें 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आपने टेस्ट दे दिया, हाँ टेस्ट देना भी कब है ये भी बता दूं। टेस्ट रैंडमली किसी टाइम पे ना दें, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। उससे अच्छा होगा कि आप 9 to 12 और 2 के 5 की स्लॉट में टेस्ट को अटेम्प्ट करें, सो दैट कि आपको एक एग्जाम वाली फीलिंग भी आए और आप एग्जाम प्रेशर वगैरह हैंडल करना सीख जाएं उस पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, हमने टेस्ट भी दे दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस टेस्ट का एनालिसिस करना। हम भाई 1 महीना जो बचा हुआ है उसमें 30 से 40 टेस्ट दे दें, लेकिन अगर हमने उन टेस्ट को एनालाइज नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार होने वाली है और जेई मेन के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्कोर में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं देख सकते। जैसी हमारी प्रिपरेशन थी वैसा हम परफॉर्म करके चले जाएंगे लगभग। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं आपको उसी दिन उसका एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पर आ जाती है। अब एनालिसिस में क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें भी क्या ध्यान रखने हैं। एनालिसिस करते वक्त जो भी कॉन्सेप्ट्स आप भूल रहे हैं उन्हें एक दूसरी कॉपी में लिखना शुरू कर दें। जो भी फॉर्मूले आप भूल गए थे उन्हें आप लिखना शुरू कर दें। जो सिली मिस्टेक आप टेस्ट में कमिट कर रहे हैं उसे भी नोट कर लें। जैसे कि कोई भी सिली मिस्टेक हो, वो सिली से सिली मिस्टेक हो, उसे आप नोट करें। हो सकता है वही मिस्टेक आप असली जेई मेन के अंदर करके चले हैं, वो रिग्रेट होने से अच्छा है कि हम उसे नोट करके रखें और ये सारी चीज़ें हम जेई मेन के पेपर के 1 दिन पहले रिवाइज कर रहे होंगे, सो दैट ये जो मिस्टेक्स हमने लास्ट 1 महीने में कमिट किए अब वो फाइनल पेपर में तो ना हो। वहाँ हम कोई नई गलती करके चले आएंगे, उसका रिग्रेट हमें नहीं होगा, लेकिन की हुई गलती अगर रिपीट हो जाती है ना पेपर में तो उसका रिग्रेट हमें बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज इट्स अ जेई पेपर एंड इट विल नेवर कम बैक नाउ इफ़ यू आर इन द लास्ट अटेम्प्ट। सो गलतियाँ हमें कम से कम करनी है इन द मेन पेपर। जितनी गलती करनी है भाई तुम इन जो टेस्ट दे रहे हो ना 1 महीने में कर लो। तुम भाई 50-50 गलतियाँ कर लो, लेकिन उन्हें नोट करते रहो, वो दोबारा ना हो मेन पेपर में। ठीक है, तो हमने सिलेबस कर लिया, हमने टेस्ट दे लिया, हमने उसका एनालिसिस कर लिया, हमने अलग से कॉपी में वो सारे पॉइंट्स नोट कर लिए जो कि रिवाइज कब होगा, जेई मेन के 1-2 दिन पहले। अब और कुछ बातें जो कि हमें इसके साइड में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेई मेन टॉपिक्स। अब चूंकि हम जेई मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं और हमने सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है सिलेबस का कुछ सेक्शन होता है जो सिर्फ जेई मेन के अंदर आता है, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो जो सेक्शन होता है लगभग वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो अगर हमें उसके फॉर्मूले याद हैं, हम बेसिक चीज़ें उसकी जानते हैं, तो हम बहुत आसानी से जेई मेन के अंदर एक सेट ऑफ मार्क्स तो फिक्स करके चल ही रहे हैं। अब ये जेई मेन टॉपिक्स अगर मैं नाम लूँ तो जैसे हो गया आपका इंजन पे सवाल आता है, हीट इंजन हो गया आपका फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स, रिलेशंस, ये सब से क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आते रहते हैं। रीजनिंग हो गया आपका, अब बहुत आसान क्वेश्चंस,
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, तुरंत लगाइए, आंसर आ जाता है। केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब बहुत इजी टॉपिक्स है जहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करी हुई है तो आप श्योर शॉट इसमें नंबर लेकर आने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस। अब इतना बड़ा सिलेबस हमारे पास 2 साल का पड़ा हुआ है, उसे हम कैसे रिवाइज करेंगे। हम अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन नहीं करने वाले हैं। हमें, चूंकि हम जेईई मेन देने जा रहे हैं और इट्स बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही जेईई मेन के अंदर आते हैं, कॉन्सेप्ट हम जो सीखना था वो सीख चुके हैं। तो अब हमें लास्ट महीने के अंदर सारे फॉर्मूले टिप्स पे लेकर आने हैं। कोई भी फॉर्मूला हमारा मिस नहीं होना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला भूल गया मैं इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। इसका रिग्रेट आप जानते हैं जेईई मेन के अंदर क्या होगा अगर आप कोई फॉर्मूला ही भूल गए। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, सारे फॉर्मूले को रेगुलरली रिवाइज करते रहें, उन्हें लगातार अपने रिवीजन में लेते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ फॉर्मूला बेस्ड हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा टॉपिक जिसमें सिर्फ 4-5 फॉर्मूले हैं, सेट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन जेईई मेन पूछता है, तो वो सब फॉर्मूले, और भी जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले हो गए, तो ये सब क्या है, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो इनके फॉर्मूले आप रिवाइज करते रहें और जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाया है वो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहें। आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटीज़ के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर हमने अभी तक नहीं करी है तो हमें बिल्कुल देरी ना करते हुए उसे अभी से भी शुरू कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाना है केमिस्ट्री के अंदर, और खासकर केमिस्ट्री में भी पीसी को अगर छोड़ दूं मैं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाकर जेईई मेन पूछ लेता है। अब वो यूज पे भी हो सकता है ना, जैसे ब्लॉक्स के अंदर यूजेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई दिस इज यूज फॉर व्हाट, 4 ऑप्शन दे दिया, अगर आपको याद है तो आप टिक करोगे, नहीं याद है तो आप आगे बढ़ जाओगे और रिग्रेट करोगे कि काश मैंने एनसीईआरटी पढ़ी होती। तो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। ब्लॉक्स का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूजेस आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेन पूछता है हर पेपर में। और केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें स्ट्रक्चर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा गया है कि जेईई मेन 2020 में भी, 21 में भी और 22 में भी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन वो पूछना चालू कर दिया है। वो पूछ लेता है कोई भी स्ट्रक्चर दे करके कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। हम जानते हैं कि जेईई मेन 2020 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर हैं। अब अगर हमने उस चैप्टर में पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर याद ही नहीं किया तो ये आसान सा 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा गलत होने वाला है ना। तो इन जो इजी टॉपिक्स हैं जहाँ से हम फ्री के नंबर पा सकते हैं, ये सब हम पहले से अगर करके रहेंगे तो हम एक अच्छे स्कोर को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली, हमने टेस्ट भी दे दिया, एनालाइज कर लिया, सब रिवीजन वगैरह हो गया हमारा। अब क्या हम जेईई मेन के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, लेकिन अभी एक और फैक्टर है जो कि आपको परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है। अब कौन सा फैक्टर बच गया भाई? हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने टेस्ट भी दे दिया, हमने एनालाइज भी कर लिया, अब कौन सा फैक्टर बच रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉन्फिडेंस लेवल। अब लास्ट के 1 महीने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे घटने के बजाय बढ़ना शुरू होना चाहिए। ज़्यादातर क्या देखा जाता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, बच्चे डरना शुरू करते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आपको इन सारी बातों पर विचार करना ही नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आप ये साइड कर दीजिए। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि भाई मैंने इतना सिलेबस पढ़ा था 11th और 12th का, अब मुझे फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब भी मेरा जेईई मेन का एग्जाम होगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं उस सिलेबस को यूज करके उन क्वेश्चंस में जितने मुझे आते हैं मैं उसे फुल कॉन्फिडेंस से करके आऊँगा। भाड़ में गया मेरा सिलेक्शन होना है नहीं होना है। ठीक है, तो अब आप सिलेक्शन की चिंता छोड़िए, आपने जो भी पढ़ाई करी है उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिवाइज करिए और पेपर देकर आइए। बाकी जो होगा, आपने जो कुछ भी 2 साल किया है वो पेपर का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बचता है, डाइट एंड हेल्थ। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप जेईई मेन के अंदर खराब परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आपने हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान दिया लास्ट के 1 महीने में, या तो आपने डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, तो भी आपका पेपर खराब हो सकता है। हेल्थ में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं स्टूडेंट जनरली? वो देखा जाता है कि जब पास आता है ना एग्ज़ाम, तो वो सोना कम कर देते हैं कि नहीं यार मैं ऐसा करता हूँ 3 से 4 घंटे ही सोता हूँ, मैं अब ज़्यादा पढ़ लूँगा, इससे मैं 16 घंटे पढ़ लूँगा और 4 घंटे सोऊंगा। ऐसा वो शेड्यूल बनाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको फॉल्स फीलिंग देने वाली है कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, लेकिन आपके दिमाग में वो स्टोर नहीं होगा। तो बिल्कुल भी स्लीप शेड्यूल को ना बिगाड़ें, जितना आप सोते थे उतना ही सोना है।
ज़्यादा भी नहीं सोना, हमें 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है और साउंड स्लीप अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल भी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इस लास्ट 1 महीने में। और खाना भी कम ना करें, खाना पीना खाते रहें और अच्छी डाइट खाएं। फास्ट फूड को अवॉइड करना शुरू करें। आप फास्ट फूड खाते रहेंगे और सोचिए लास्ट के हफ्ते में आप बीमार हो गए जेईई मेन के पहले, खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मान लेते हैं आप बीमार हो गए, तो आपकी इतनी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। और खराब करने वाले का जिम्मेदार कौन होगा? आप ही हैं। आप क्यों खा रहे हैं खराब? तो आप डाइट और हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करें और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं इन्हें फॉलो करना शुरू करें। बिल्कुल आपका जेईई मेन का पेपर अच्छा जाने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। तैयारी करते रहें और जेईई मेन के ऊपर अभी एक लास्ट में एक और वीडियो आ जाएगी, क्या कुछ बातें जो हमें 2-3 दिन पहले याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।